तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ फंक्शन, यानी कि कोई फंक्शन किस रेट से ग्रो करता है। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने कोई फंक्शन लिया, मैथमेटिकल फंक्शन f ऑफ n इज इक्वल टू 3n प्लस 100। एक और फंक्शन है मेरे पास g ऑफ n इज इक्वल टू लेट अस से n स्क्वायर। ठीक है, इसको भी आप कह सकते हैं लेट अस से f ऑफ n इज इक्वल टू 3n प्लस 1000 और gn इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में से कौन सा फंक्शन किस रेट से ग्रो कर रहा है ना। तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ए फंक्शन, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, अब देखो दिस इज n, this is the value of f of n, this is the value of g of n, n f of n और g of n। अब यहाँ पर जब n की वैल्यू आपके पास 1 होगी तो fn की वैल्यू होगी हमारे पास 1003, gn की वैल्यू होगी आपके पास 1। जब n की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो fn की वैल्यू होगी आपके पास 1006 और gn की वैल्यू होगी आपके पास 4। जब n की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो fn की वैल्यू होगी 1009 और gn की वैल्यू होगी आपके पास 9। उसी तरीके से जब आप इसको इंक्रीज करते जाएंगे, लेट अस से n की वैल्यू आपके पास इस समय पर 10 है, अगर n की वैल्यू 10 है तो fn की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1030 और gn की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 100। और ग्रो कीजिए, और ग्रो करेंगे। अब इमेजिन करो जो n की जो वैल्यू है आपके पास वो है आपके पास 50। तो 50 के केस में fn की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास 1150 यानी कि 1150, 50 राइट। सो इट इज 3 into 5 is 150 एंड इट इज 1000, तो हो जाएगा हमारे पास 1150। और जो gn की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 2500। ऐसे ही अगर आप और ग्रो करेंगे, अगर n की वैल्यू आप 100 लेते हैं तो fn की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 1300, लेकिन जो gn की वैल्यू होगी वो होगी आपके पास 10,000। तो अब क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि जो gn है वो fn से ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है। अगर आप इसका एक ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, तो अगर आप इसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये अगर आपके पास fn रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फंक्शन fn। तो ये जो है देखो इनिशियली क्या है कि fn की जो वैल्यू है वो gn से काफ़ी बड़ी है, लेकिन बाद में gn की वैल्यू काफ़ी बड़ी हो रही है। तो ऐसा हो सकता है कि gn इनिशियली छोटा हो लेकिन बाद में gn इज ग्रोइंग एट सच ए पेस कि वो fn से ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर जाए। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू n एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फंक्शन वैल्यू। तो क्लियरली आप कह सकते हो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ gn, द रेट ऑफ ग्रोथ of gn is much higher than the rate of growth of fn। तो gn की रेट जो ऑफ ग्रोथ है वो gn की रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो fn की रेट ऑफ ग्रोथ से काफ़ी ज़्यादा है। अब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ फंक्शन को मेजर करने के लिए हमने एक्चुअली 3 मैट्रिसेस यहाँ पर बनाए हुए हैं। जो सबसे पहला मैट्रिक्स हमने बनाया है वो है हमारे पास बिग O। दूसरा जो हमने बनाया है वो है हमारे पास बिग ओमेगा, जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जो तीसरा जो मैट्रिक्स हमने बनाया है वो है बिग थीटा, यानी कि इसको हम थीटा के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिग O को हम एक्चुअली कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं, बिग ओमेगा को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और बिग थीटा को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जितने भी तीनों हैं आपके पास जो नोटेशंस, बिग O, बिग ओमेगा और बिग थीटा, ये जो तीनों नोटेशंस हैं इस तरह से एक्चुअली इनके और भी वेरिएंट्स अवेलेबल है, बट हमें बाकी सभी वेरिएंट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इन्हीं 3 वेरिएंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। तो हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस यूज़ क्यों करते हैं? हम यूज़ करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस टू मेजर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ फंक्शन, कि कोई फंक्शन कितनी रेट से ग्रो कर रहा है। अब जो हमारे पास बिग O नोटेशन है ये देता है हमें अपर बाउंड,
और जो बिग ओमेगा नोटेशन है ये देता है हमें लोअर बाउंड, और जो बिग थीटा है ये एक तरीके से आप कह सकते हो ये ओवरऑल देता है कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड का एक तरह से कॉम्बिनेशन है जो बिग थीटा नोटेशन होगा। लेकिन हम बिग थीटा को अभी एनालाइज करेंगे एक्चुअल में कि ये है क्या। तो बिग थीटा जो है वो थोड़ा सा बिग ओ और बिग ओमेगा से अलग है। अब ध्यान दीजिए, मेरे पास कुछ फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया, ठीक है। अब अगर मैं कह सकता हूँ इफ एफ एन is always less than or equal to c dot gn for all n greater than n naught, then we say that fn is order of gn, ठीक है। तो ये जो केस हो गया, ये जो डेफिनेशन है ये वाली, ये डेफिनेशन आपकी बिग ओ की, ये डेफिनेशन होगी आपकी बिग ओ नोटेशन की, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा कहता हूं इफ fn is always greater than or equal to c dot gn for all n greater than n naught, then we say that fn is omega of gn, fn is omega of gn। ये जो आपके पास नोटेशन है, दिस इज द नोटेशन फॉर बिग ओमेगा, ये आपकी डेफिनेशन हो गई बिग ओमेगा की। उसी तरीके से अगर मैं ऐसा बोलूं इफ c1 डॉट gn इज लेस देन और इक्वल टू fn विच इज लेस देन और इक्वल टू c2 डॉट gn फॉर ऑल n greater than n naught and n greater than n1, then we say that fn is theta of gn, then we say that fn is theta of gn। तो ये जो केस हुआ हमारे पास, ये केस है हमारे पास बिग थीटा नोटेशन का, दिस इज द केस ऑफ बिग थीटा नोटेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बिग ओमेगा, बिग ओ, बिग ओमेगा, और ये हो गया हमारे पास बिग थीटा नोटेशन, करेक्ट। अब ये जो बिग ओमेगा नोटेशन है एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या है, और इसमें जो वेरिएबल्स हमने लिए हैं ये है क्या। जैसे कि देखो यहाँ पर हमने c यहाँ पर लिया है, c हमने यहाँ पर भी लिया है, और यहाँ पर हमने एक्चुअली c1 और c2 दो वेरिएबल्स लिए। तो यहाँ पर c, c1, c2 all these are representing the constants. All these are representing the constants. And what is this n naught? N naught is actually this point. This is presenting the point n naught. अब ये n naught point एक्चुअली में होता क्या है, ये कैसे ग्रो करता है, मैं इन तीनों केसेस में इसको आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो हमने जो ग्राफ लिया था, ये मैं उसी ग्राफ को यहाँ पर ले रहा हूँ, सम रैंडम फंक्शंस। इफ दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फंक्शन fn and this is representing the function gn and this is some point n naught, this is some point n naught, ठीक है। यहाँ से आपका n ग्रो कर रहा है और यहाँ से इन दोनों फंक्शंस की वैल्यू ग्रो कर रही है, और gn को आई हैव मल्टीप्लाइड विद सम कांस्टेंट c। देखो इसका कहने का मतलब क्या है कि इस n नॉट पॉइंट से पहले ऐसा हो सकता है कि कभी fn बड़ा है और ऐसा हो सकता है कि कभी gn बड़ा है, यानी कि इनकी जो वैल्यूज है दे कैन फ्लक्चुएट। नाउ बिफोर दिस पॉइंट देयर वैल्यूज कैन फ्लक्चुएट, ऐसा हो सकता है कभी fn बड़ा है और कभी gn बड़ा है, लेकिन इस पॉइंट के बाद हमेशा जो फंक्शन gn है वो हमेशा fn से बड़ा होगा, और ये जो फंक्शन gn है ये हमें देगा अपर बाउंड। तो ये केस जो है हमारा बिग ओ नोटेशन का केस है। देखो n नॉट पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है और इस कांस्टेंट c की सिग्निफिकेंस क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है इस केस में। इमेजिन करो कि ये आपके पास है फंक्शन fn विच इज़ 100n प्लस 1000,
और ये फंक्शन है आपके पास gn विच इज रिप्रेजेंटिंग 2 raised to power n, 2 raised to power n। तो हमने fn ले लिया और gn ले लिया। एक्चुअली इसको सिंप्लिसिटी के लिए 100 प्लस 100 लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझना और आसान हो जाए, अदरवाइज वैसे 1000 पे भी करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। अब देखो मैं कांस्टेंट c की बात करूंगा, ठीक है। ये वैल्यू है fn, ये है fn। यहाँ पर देखो हमने कांस्टेंट c से इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये हमारे पास c डॉट जी एन वेयर c इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हो जाएगा c डॉट जी एन वेयर c इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट c डॉट जी एन वेयर c इज इक्वल टू एज्यूम 0.5, ठीक है। इसको ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज के लिए इसको ले लो आप 100, ठीक है। तो c इज जस्ट अ कांस्टेंट वैल्यू, इसकी वैल्यूज कुछ भी एक फिक्स वैल्यू आप इसकी इमेजिन कर सकते हो। अब ये वैल्यू है n की, अगर n की वैल्यू 1 है तो उस केस में fn की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 100 प्लस 100, सो इट इज 200। अगर n की वैल्यू 2 है तो fn की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 300। अगर n की वैल्यू 3 है तो fn की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, ये होगी हमारे पास 400। n की वैल्यू 5 तो fn की वैल्यू 500। उसी तरीके से n की वैल्यू 10 तो fn की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, fn की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1100। ऐसे ही अगर लेटर से n की वैल्यू है हमारे पास 20, तो 20 के केस में fn की वैल्यू कितनी होगी, fn विल बी 2000 प्लस 100 दैट इज 2100। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब ऐसे ही अगर मैं n की वैल्यू लेता हूँ 100, n की वैल्यू लेता हूँ मैं 100, तो हमारे पास जो फंक्शन fn है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000 प्लस 100 दैट इज 10,100, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे फंक्शन fn की वैल्यू। अब अगर c की वैल्यू आपने 1 ली तो कांस्टेंट 1 है तो gn की वैल्यू कितनी होगी, इस केस में होगी 2। यहाँ पर gn की वैल्यू कितनी होगी 4, यहाँ पर gn की वैल्यू कितनी होगी 8, यहाँ पर gn की वैल्यू कितनी होगी 16, अप टू सो ऑन। जब 10 है, n की वैल्यू 10 है तो gn की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1024। देखो कितना फास्ट ग्रो कर रहा है, वो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा था। जब n की वैल्यू 10 हुई तो उस फंक्शन ने ग्रो किया 1100, लेकिन ये ग्रो कर गया 1024। जब n की वैल्यू 20 है तो इसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 1024 मल्टीप्लाइड बाय 1024 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 10 raised to power 6, करेक्ट। उसी तरीके से ये जो फंक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेगा। अब अगर मैं c की वैल्यू 100 लेता हूँ तो कांस्टेंट c की वैल्यू 100 है तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दैट इज 200, यहाँ पर 400, यहाँ पर 800, यहाँ पर 1600 एंड सो ऑन। तो यानी कि ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेगा। अगर मैं n की वैल्यू लेता हूँ, c की वैल्यू लेता हूँ यहाँ पर 0.5, तो इसमें केस में क्या होगा वैल्यू 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन। यहाँ पर हो जाएगी 512। जब n की वैल्यू 10 है तो हो जाएगी 512। लेकिन जब n की वैल्यू 20 है तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दैट विल बी 1024 मल्टीप्लाइड बाय 1024 डिवाइड बाय 2 which is again equal to 10 raised to power 6 divided by 2 which is again very big as compared to this। तो इससे वो क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जो कांस्टेंट c है, अगर c की वैल्यू 1 है तो ये पॉइंट n0 एग्जिस्ट करेगा। अगर c की वैल्यू हमने बड़ी ले ली, जैसे c की वैल्यू हमने 100 ली, तब भी ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। अगर c की वैल्यू बिगर है तो ये पॉइंट इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा फॉर बिगर वैल्यूज ऑफ c, बिगर वैल्यूज ऑफ c। यानी कि अगर c की कांस्टेंट वैल्यू हुई तो ये जो पॉइंट है पहले से ज़्यादा जल्दी आ जाएगा, इस डायरेक्शन में ज़्यादा जल्दी आ जाएगा, ये पॉइंट आपको पहले मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं c की वैल्यू को छोटा लेता हूँ, जैसे c की वैल्यू 0.5 ली, तो इसके जगह आप 0.1 भी ले सकते हो, 0.001 भी ले सकते हो, 0.00001 भी ले सकते हो, कोई भी बहुत छोटी वैल्यू भी ले सकते हो। लेकिन अगर ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है, चाहे वो c इक्वल टू 1 में एग्जिस्ट करे, c इक्वल टू 100 में एग्जिस्ट करे, अगर ये पॉइंट कहीं पर भी एग्जिस्ट करता है तो उस केस में अगर मैं c के लिए 0.5 लेता हूँ तो ये पॉइंट इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ c, स्मॉलर वैल्यूज ऑफ c, वैल्यूज ऑफ c। यानी कि जो c कांस्टेंट की वैल्यू बस ये डिक्टेट करती है कि आपको ये जो पॉइंट n0 है वो आपको पहले मिल रहा है या फिर ये आपको पॉइंट जो n0 है ये आपको बाद में मिल रहा है। तो ये इस c का सिग्निफिकेंस है। लेकिन अगर ये पॉइंट n0 एग्जिस्ट करता है तो
तो ये पॉइंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो ये आपकी सिग्निफिकेंस है सी पॉइंट की। अभी जो कांस्टेंट सी है, ये तीनों केसेस में सेम ही चीज़ है। यहाँ पर भी कोई कांस्टेंट है, इट कैन टेक सम रैंडम वैल्यू, यहाँ पर भी कोई कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कोई कांस्टेंट है, और ये पॉइंट एन नॉट कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो नोटेशंस है ये यहाँ पर वैलिड है, ये यहाँ पर मैटर करती है। अब देखो इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने देता हूँ जिससे आपको आई थिंक कि पूरा क्लियर हो जाएगा। आप इसको समझ के देखिए तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो अगर मैं ऐसा लेता हूँ कि मेरे पास फंक्शन fn जो है वो है हमारे पास 100n + 1000 और फंक्शन है हमारे पास gn = n²। तो ये हमारे पास केस नंबर 1 है, gn = n², ये हमारे पास केस नंबर 1 है। अब इस केस में क्या हो रहा है देखो, कैन आई से fn is order of gn, secondly can I say fn is omega of gn, can I say fn gn is omega of fn, can I say gn is order of fn। पहले आप इस 4 केसेस को समझो, इनमें से कौन कौन से केसेस यहाँ पर वैलिड होते हैं। पहला केस है fn is order of gn। अब ये जो पहला केस है वो बेसिकली हमने यहाँ पर अभी भी देखा है। इस केस में रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ gn इज मच हायर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ fn। तो ये जो नोटेशन है यहाँ पर वैलिड है, इट इज करेक्ट, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। लेकिन fn इज ओमेगा ऑफ gn, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट। व्हाई इट इज नॉट करेक्ट? बिकॉज जो gn है वो हमेशा एक पॉइंट के बाद fn से बड़ा होगा, वो कभी छोटा नहीं होगा। देखो ये जो दूसरी नोटेशन है हमारे पास, ये क्या बोलता है कि gn हमेशा fn से छोटा रहे। मैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में आपको समझाता हूँ, शायद आपको ना समझ में आया हो, पर मैं इसको बिग ओमेगा को ग्राफिकल फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बिग ओमेगा क्या बोलता है कि ये आपके पास fn है और ये आपके पास कुछ c.gn है और ये पॉइंट है आपके पास n0। इस पॉइंट से पहले इनकी वैल्यूज फ्लक्चुएट हो सकती हैं, लेकिन इस पॉइंट के बाद gn जो है वो हमेशा fn से छोटा रहेगा। यानी कि ये जो gn है ये fn को एक लोअर बाउंड दे रहा है, हमेशा एक लोअर बाउंड दे रहा है। अब यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लगा के देखो, क्या gn fn से छोटा रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि gn का रेट ऑफ ग्रोथ fn से बहुत बड़ा है, gn का रेट ऑफ ग्रोथ fn से बहुत बड़ा है। तो ये जो वैलिड, ये जो पॉइंट है यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा, ये वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ gn इज ओमेगा ऑफ fn, इज इट करेक्ट? यस, यस। वाई इट इज करेक्ट? बिकॉज gn जो है, जो fn जो है वो gn से हमेशा छोटा रहेगा, तो ये करेक्ट है। क्या मैं बोल सकता हूँ gn इज ऑर्डर ऑफ fn? नो, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि fn जो है एक पॉइंट के बाद हमेशा gn से छोटा रहेगा, तो बिग ओ तो हम बोल ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा। बस फिर एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लेट अस से मैं बोलता हूँ fn जो है दैट इज n² + 10n + 100 एंड gn जो है दैट इज n³। gn की वैल्यू है हमारे पास n³। कैन आई से fn इज ऑर्डर ऑफ gn? कैन आई से fn इज omega of gn? Can I say gn is order of fn? Can I say gn is omega of fn? इसमें से कौन सा केस यहाँ पर वैलिड है? देखो जब बोलता हूँ fn is order of gn, इसके लिए एक देखो, इसमें आपको ये देखना है कि दोनों में से रेट ऑफ ग्रोथ किसका ज़्यादा होगा। क्या ये ज़्यादा रेट से ग्रो कर रहा है या फिर ये ज़्यादा रेट से ग्रो कर रहा है? जब आप इसको चेक करोगे, आप इसके लिए एक ऐसे टेबल बनाओ, एक टेबल बनाओ, उससे यू कैन ट्राई टू ड्रॉ अ ग्राफ। आप बता सकते हैं कौन ज़्यादा स्पीड से, कौन ज़्यादा रेट से ग्रो कर रहा है। जैसे कि देखो एक इस वाले केस में मैं आपको ग्राफ बनाता हूँ शायद, लेकिन आगे मुझे लगता नहीं कि मुझे ग्राफ बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, बट इस वाले केस में आपके लिए ग्राफ में बना देता हूँ। देखो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास fn, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास gn। आई एम एज्यूमिंग c = 1 एंड दिस इज n। अगर मैं बोलता हूँ n is 1,
उस केस में fn की जो वैल्यू है वो कितनी होगी हमारे पास 1 + 10 + 100 दैट इज 111। gn की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास दैट इज 1। नेक्स्ट अगर बोलता हूँ n की वैल्यू 2 है तो fn की वैल्यू कितनी होगी 4 + 20 + 100 दैट इज 124 और gn की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 8। अगर मैं बोलता हूँ n की वैल्यू हमारे पास 3 है तो उस केस में fn की वैल्यू कितनी होगी 9 + 30 + 100 दैट इज 139। लेकिन gn की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास दैट इज 27 क्योंकि क्यूब है ना। ऐसे ही अगर n की वैल्यू 4 है तो fn की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 16 + 40 + 100 दैट इज 156। लेकिन gn की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास gn की वैल्यू होगी हमारे पास 64। ऐसे ही अगर मैं और थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ लेट अस से मैं n की वैल्यू 10 एज्यूम करता हूँ तो fn की वैल्यू कितनी होगी 100 + 100 + 100 दैट इज 300। लेकिन gn की वैल्यू कितनी होगी इस केस में gn की वैल्यू होगी हमारे पास 1000। तो आप क्लियरली देख सकते हो जो gn है वो fn से ज़्यादा स्पीड पे ग्रो कर रहा है। दूसरी चीज आप ध्यान देना कि जब भी मैं इस ग्राफ को बना रहा हूं तो ये ग्राफ इस डायरेक्शन में ओपन है। ओपन का मतलब क्या है कि n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी यानी कि जब भी हम इस तरह के एसिम्प्टोटिक नोटेशंस देते हैं, जब भी हम इस तरह के एसिम्प्टोटिक मेजरमेंट्स देते हैं, सो वी गिव इट फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ n, वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ n। तो n की बहुत ही लार्ज n की बहुत ही बड़ी वैल्यूज़ के लिए हम इस तरह के मेजरमेंट्स देते हैं। अब इस केस में आप देखो कि यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो हमने एक स्मॉल वैल्यूज़ को एज्यूम किया था, बट काफ़ी केसेस में आपको ऐसा करना पड़ेगा कि n की एक बहुत ही लार्ज वैल्यूज़ के बारे में आपको ये मेजरमेंट जो है वो एज्यूम करने पड़ेंगे और जो मेजरमेंट्स आप n की बहुत ही लार्ज वैल्यूज़ के बारे में ही दे सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो बिकॉज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ gn इज ग्रेटर देन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ fn, तो ये जो पहला है ये हमारे पास करेक्ट है, ये हमारे पास करेक्ट है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ fn इज ओमेगा ऑफ gn, fn इज ओमेगा ऑफ gn, ये करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बिकॉज जो gn है वो उसका लोअर बाउंड नहीं दे रहा, gn उसको अपर बाउंड दे रहा है। इसको ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो पता चलेगा gn जो है वो fn से बड़ा है, तो gn जो है वो इसको अपर बाउंड दे रहा है, इसका लोअर बाउंड नहीं दे रहा। नेक्स्ट केस gn इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ fn, ये जो है ये भी रॉन्ग है बिकॉज fn उसको अपर बाउंड नहीं दे रहा। gn इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ fn, दैट इज करेक्ट, ये आपका करेक्ट है क्योंकि जो gn fn है वो gn को लोअर बाउंड दे रहा है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर वैलिड होगा, करेक्ट। अब मुझे एक और मेजरमेंट आप बताओ, इफ आई से कि मेरे पास fn है n², gn है 2⁻n, hn है n³, hn है n³। अब आप मुझे बताओ इस केस में कैन आई से fn is order of gn, can I say hn is order of gn, can I say that fn is ऑर्डर ऑफ hn? क्या ये तीन चीज़ें यहाँ पर वैलिड होगी? क्या ये तीन चीज़ें यहाँ पर वैलिड होगी? बिल्कुल वैलिड होगी। यहाँ पर देखो इन तीनों के केस में अगर मैं बिगर ओ की बात करता हूँ तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो n² है इससे बड़ा होता है हमारे पास n³, उससे बड़ा होता है हमारे पास 2⁻n। अगर आप n की काफ़ी लार्ज वैल्यूज़ आप इमेजिन करोगे, लेट अस से n इज़ 100, अगर n की वैल्यू 100 होगी उस केस में आप देखोगे कि ये 2⁻n है, इट इज़ मच मच बिगर देन एज कम्पेयर टू n⁻3। तो ये जो वैल्यू है ये बहुत ही बड़ी होगी, ठीक है। तो ये जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ 2⁻n है वो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ fn से ज़्यादा है और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ hn से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें वैलिड रहेंगी। तो आपके पास क्वेश्चंस गिवन होंगे, उन क्वेश्चंस के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि रेट ऑफ ग्रोथ जो है कौन सा रेट ऑफ ग्रोथ बड़ा है और कौन सा रेट ऑफ ग्रोथ छोटा है। जैसे कि अगर काफ़ी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि fn जो है वो है हमारे पास लेट अस से n², gn जो है वो है हमारे पास n log n, hn जो है वो है हमारे पास √n, √n। अब आपको ये देखना है इन तीनों में से, तीनों केसेस में से किसका रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा है, किसका रेट ऑफ ग्रोथ कम है। अब जैसे कि देखो यहाँ पर hn जो है √n है और आई कैन से लेट अस से in इज इक्वल टू n इंटू √n। अब आपको बताना है इन चारों में से किसका रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा है, किसका रेट ऑफ ग्रोथ कम है। रफली अगर आप इसको इमेजिन करेंगे तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो hn है
वो सबसे छोटा है, यानी कि √n सबसे छोटा है। उससे बड़ा आप कह सकते हो कि n log n उससे बड़ा है, उससे बड़ा आप कह सकते हो कि n² उससे बड़ा है। लेकिन काफ़ी केसेस में आपको इस तरह की मुश्किलें, इस तरह की परेशानियां आएंगी कि आपके पास n log n वर्सेस n√n, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, उसको चेक करने के लिए आई विल टेल यू सम ऑफ द टेक्निक्स। मैं वो कुछ टेक्निक्स जो है वो यहाँ पर आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, इसको हम आगे लेने वाले हैं। और बेसिकली क्या है कि मैं जब आपको प्रोग्राम्स की फॉर्मेट में सारा समझा दूंगा कि कैसे हो रहा है, कौन सा हो रहा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, उसके बाद मैं आपको एक टेबल दूंगा, प्रॉपर टेबल, कि इस तरह से जब आपके पास फंक्शंस हैं तो कौन सा फंक्शन बड़ा है और कौन सा फंक्शन छोटा है, और किस तरीके से आप इसकी अपर बाउंड और लोअर बाउंड आप मेजर कर सकते हो। तो अभी के लिए बस आप सिर्फ इतना समझो। अभी आपको इतना इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, आगे आने वाले टाइम पर मैं आपको और इन डेप्थ में कराऊंगा ही। आगे आने वाले इसी वीडियो की आगे जो लेंथ है उसमें अगले वाले पार्ट में ही जैसे मैं और ज़्यादा लेंथ में कराऊंगा ही। लेकिन इसमें पर आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि ये चीज़ें, ये डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन क्या है। मैं आपको जो लास्ट डेफिनेशन है बिग थीटा, उस डेफिनेशन को एक बार मैं आपको कराता हूँ, एक बार वो समझाता हूँ, फिर आपको प्रॉपरली तीनों डेफिनेशन से एक बार समझ में आ जाएगी, तो ही मैं इसमें आगे बढ़ पाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले बिग थीटा की डेफिनेशन आपको कराता हूँ, ठीक है। तो अभी जो तीसरा जो केस है, मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास बिग थीटा नोटेशन क्या होता है। देखो, बिग थीटा नोटेशन की जो डेफिनेशन है बिग थीटा की, वो डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास जो फंक्शन fn है और जो फंक्शन gn है, तो वी कैन हैव c1.gn and then we have c2.gn for all n greater than n0 and n greater than n1, and c1 and c2 are constant, c1 and c2 are constant, ठीक है। अब देखो, जब आप इसको ग्राफ को बनाएंगे तो इसका मतलब क्या है। देखो, अगर मैं किसी फंक्शन को ऐसे लेता हूँ, fn इज इक्वल टू +100 n + 100, gn इज इक्वल टू n², fn इज इक्वल टू 10n² + 100 + gn। देखो, इस केस में ना आपको पता होना चाहिए बिग थीटा पढ़ने के लिए कि बिग ओमेगा क्या है और बिग ओ ऑर्डर क्या है। जैसे इस केस में मैं आपको प्रूव करूंगा कि यहाँ पर हमारे पास बिग ऑर्डर भी ओ भी वैलिड है और इस केस में बिग ओमेगा भी वैलिड है, ठीक है। पहला केस है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर कैन वी से fn इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ gn। क्या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, कैन वी से fn इज ऑर्डर ऑफ gn? कैसे बोलेंगे? देखो, ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास fn और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास gn, और साथ में हमारे पास है c.gn, ठीक है, और ये पॉइंट है हमारे पास n0, करेक्ट। अब अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये n है, ये fn है और ये c.gn है, और मैंने यहाँ पर बोला कि c इज ए कॉन्स्टेंट, सो लेट c इज इक्वल टू 11, यानी कि c को मैंने 10 से बड़ा एज्यूम कर लिया। तो n की वैल्यू आप कुछ भी एज्यूम करो, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर gn जो है वो fn से बड़ा होगा, बिकॉज c जो कांस्टेंट है वो उससे बड़ा है। ध्यान दो, अगर आपके पास gn कभी fn से छोटा है, gn अगर fn से छोटा है, तो c की आप कितनी भी बड़ी वैल्यू एज्यूम कर लो तो वो पॉइंट कभी आएगा ही नहीं। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ लेट अस से hn इज इक्वल टू हमारे पास है n, नाउ कैन आई से gn is order of hn? I can never say. Why? Even if c is equal to 10 raised to power 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 10, यानी कि c की आप बहुत ही बड़ी वैल्यू एज्यूम कर लो, लेकिन कभी ना कभी ऐसा पॉइंट आएगा ही आएगा कि gn hn को भी क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ gn इज मच हायर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ hn। तो अगर कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो वो पॉइंट हमेशा एग्जिस्ट कर देगा, चाहे वो आपका कहीं पर भी। अब देखो, इस केस में क्या हुआ कि c की वैल्यू अगर 11 है तो ये जो gn है वो fn से बड़ा होगा हमेशा। c की वैल्यू 12 है तो gn हमेशा fn से बड़ा होगा, यानी कि c के ऊपर फ्लक्चुएट करता है। इस केस में हम कह सकते हैं fn इज ऑर्डर ऑफ gn, दिस इज परफेक्टली फाइन, इट इज परफेक्टली फाइन। उसी तरीके से कैन आई से gn इज ऑर्डर ऑफ fn and this is also perfectly fine, this is also perfectly fine, because ये दोनों चीजें यहाँ पर वैलिड है। fn is order of gn as well as gn is order of hn,
एक्चुअल में जब भी हम यहाँ पर मेज़र करते हैं ना, तो उसमें हम इनकी पावर से मेज़र करते हैं कि जिसकी पावर ज़्यादा बड़ी है वो ज़्यादा बड़ा है। अब दोनों के केस में n की पावर सेम है, जैसे n² है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ Fn इज ऑर्डर ऑफ n²। मैं ये भी कह सकता हूँ Fn इज ऑर्डर ऑफ n³। एक्चुअल में कहने का मतलब क्या है कि किसी भी फंक्शन के लिए बहुत सारे अलग अलग अपर बाउंड्स पॉसिबल है। जैसे कि इस केस में हमारे पास एक n³ भी इसका एक अपर बाउंड है, n⁴ भी एक अपर बाउंड है, n⁵ भी एक अपर बाउंड है। इस तरीके से किसी भी फंक्शन के लिए देयर आर इन्फानाइट अपर बाउंड्स, बहुत सारे ऐसे अपर बाउंड्स पॉसिबल है। लेकिन हम उन सभी अपर बाउंड में इंटरेस्टेड नहीं है, हम सिर्फ उस अपर बाउंड में इंटरेस्टेड है जो कि Fn के सबसे पास हो, यानी कि Fn के सबसे क्लोज हो। जैसे कि इस केस में Fn के जो सबसे पास जो अपर बाउंड पड़ेगा वो n² ही पड़ेगा। एक्चुअली जो हाईएस्ट पावर है, देखो मैं इसमें थोड़ा सा एक स्किप कर रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा ना हो जाए, बट आप इतना समझो कि किसी भी फंक्शन के लिए उस फंक्शन के जो सबसे हाईएस्ट पावर है, जो n की सबसे हाईएस्ट टर्म है, वो उसका अपर बाउंड देती है, वो सबसे क्लोजेस्ट अपर बाउंड होता है। जैसे कि अगर फंक्शन हमारे पास ये है, इस फंक्शन के लिए n² भी एक अपर बाउंड है, n³ भी एक अपर बाउंड है, n⁴ भी एक अपर बाउंड है, n⁵ भी एक अपर बाउंड है, n⁻1000 भी अपर बाउंड है, 2n भी अपर बाउंड है। तो इस फंक्शन के लिए देयर आर इनफाइनाइट अपर बाउंड्स, देयर आर इनफाइनाइट डिफरेंट अपर बाउंड्स। लेकिन हमें हर एक अपर बाउंड नहीं चाहिए, हमें वो अपर बाउंड चाहिए जो इस फंक्शन के सबसे ज़्यादा क्लोज हो। तो इस फंक्शन के सबसे ज़्यादा क्लोज अपर बाउंड कौन सा होगा, जिसमें अपर बाउंड की जो पावर है वो उससे एग्जैक्टली मैच होती हो, यानी कि वो पावर एग्जैक्टली हमारे पास सेम हो, तो वही हमारा सबसे क्लोजेस्ट अपर बाउंड रहेगा और वही सबसे हमारा क्लीन या फिर सबसे पास में जो अपर बाउंड है उसी को हम इमेजिन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं फंक्शन जो है दैट इज ऑर्डर ऑफ n², ये सबसे क्लोजेस्ट है। उसी तरीके से कैन आई से Fn इज ओमेगा ऑफ Gn। यहाँ पर यस, वाई, बिकॉज अगर आप c की वैल्यू को छोटा एज्यूम करोगे, यानी कि c की वैल्यू को आप 10 से छोटा इमेजिन करोगे, 10 भी इमेजिन करोगे, तो जो Gn है वो हमेशा Fn से छोटा होगा। तो यहाँ पर अपर बाउंड भी वैलिड है और लोअर बाउंड भी वैलिड है। तो किसी भी फंक्शन के लिए हम हमेशा एक टाइटेस्ट अपर बाउंड, एक टाइटेस्ट लोअर बाउंड ही ढूंढते हैं और वही हमारा एम रहेगा। आगे आने वाले कुछ टॉपिक्स में आपको टाइटेस्ट अपर बाउंड और टाइटेस्ट लोअर बाउंड भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी बस ये समझना है हमें कि बिग थीटा होता क्या है। बिग थीटा का मतलब क्या है कि अगर ये फंक्शन आपके पास है Fn और ये फंक्शन है आपके पास c1.gn और ये फंक्शन आपके पास c2.gn, यानी कि अगर किसी फंक्शन की जो वैल्यूज़ है वो फ्लक्चुएट करती है अकॉर्डिंग टू द कांस्टेंट वैल्यू, कि कभी अगर कांस्टेंट की वैल्यू की वजह से Gn बड़ा है और कभी कांस्टेंट की वैल्यू से Gn छोटा है, अगर ऐसा कहीं पर एग्जिस्ट करता है तो उस केस में हम बोल सकते हैं Fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ Gn। तो उस केस में बोलेंगे Fn जो है वो थीटा ऑफ Gn है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिग ऑर्डर नोटेशन क्या है, बिग ओमेगा नोटेशन क्या है और बिग थीटा नोटेशन क्या है। अगर आपको तीनों नोटेशन के बारे में पता है तो आप काफ़ी चीज़ों को बहुत ही ईजिली परसीव समझ पाएंगे, इसको ईजिली हम प्रोग्राम्स के ऊपर भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ एक डेफिनेशन दी है कि बिग ऑर्डर, बिग थीटा और बिग ओमेगा की मतलब क्या है। अब अगले वीडियो में मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में लूँगा। आई जस्ट टेक अ स्मॉल ब्रेक हियर, और क्योंकि आई एम रिकॉर्डिंग फ्रॉम लास्ट 3 आवर्स, तो आई जस्ट टेक अ स्मॉल ब्रेक और उसके बाद आई कम बैक और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कुछ और एग्जांपल्स दूंगा, थोड़े और बेटर एग्जांपल्स दूंगा, और फिर उन एग्जांपल्स के बाद हम इसको देखेंगे, इसको प्रोग्राम्स के कॉन्सेप्ट में, प्रोग्रामिंग में और एल्गोरिथम्स के कॉन्सेप्ट में कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।